नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं मैं थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर फर्स्ट है। तो जैसा कि आप सबको पता है, पेपर फर्स्ट आपका रिसर्च मैथडोलॉजी है, जिसे हम हिंदी में अनुसंधान पद्धति शास्त्र बोलते हैं। ओके, तो आज अनुसंधान पद्धति शास्त्र में मैंने कई प्रश्न लिए हैं, कुछ शॉर्ट प्रश्न भी रखे हैं पीछे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। ओके, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और जल्दी से शेयर लाइक करिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो प्रश्न आज के सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैंने रखे हैं आज के इस सेशन में वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, तो इसकी बिल्कुल मत करना। चलिए देखते हैं। आई होप आप सब ने लाइक शेयर कर दिया होगा और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, मैं यही आशा करती हूँ। ओके, तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है, आप सब देख पा रहे हैं? कमेंट करिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि देव निर्देशन प्रणाली के गुण एवं दोष। जो अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में निर्देशन के बारे में बताया था, निर्देशन क्या है, निर्देशन के महत्व क्या है। ओके, तो ये सब मैंने बताया था, निर्देशन के प्रकार क्या हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए, निर्देशन क्या है, क्योंकि उसमें परिभाषाओं को भी मैंने शामिल किया है। जितने भी टॉपिक हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, इससे बैक होकर इससे पहले वाला वीडियो आप सब ज़रूर देखना। देव निर्देशन से पहले निर्देशन क्या है, आपको थंबनेल पर ही दिखेगा निर्देशन क्या है। ओके, तो ये वीडियो आप सब ज़रूर देख लेना। ठीक, तो आइए जानते हैं गुण और लाभ के बारे में। दोष क्या है, गुण क्या है इसके। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देव निर्देशन प्रणाली के प्रमुख गुण या लाभ निम्नांकित हैं। ठीक, इनके लाभ के बारे में जानेंगे। ओके, तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला है इसका लाभ, इस विधि में प्रत्येक इकाई, ये जो देव निर्देशन प्रणाली है, इस विधि में प्रत्येक इकाइयाँ जो होती हैं, एक एक इकाई एक एक यूनिट जो होता है, चुने जाने के समान अवसर होते हैं। ठीक, अतः यह विधि प्रतिनिधित्वपूर्ण है तथा इसमें समग्र की अधिकाधिक विशेषताएं विद्यमान होती हैं। ठीक, सेकंड है आपका, यह विधि जो है क्या करती है, एक वैज्ञानिक विधि है। जैसा कि एकॉप कहते हैं कि देव निर्देशन एक प्रकार से समस्त वैज्ञानिक निर्देशन का आधार है। ठीक, जितने भी वैज्ञानिक निर्देशन हैं उन सभी का आधार क्या है, आपका देव निर्देशन होता है। ठीक, थर्ड आता है आपका, यह निर्देशन जो है क्या है, यह निर्देशन की सबसे सरल विधि है। जितने भी निर्देशन हैं आप जो पहले वाला वीडियो है उसमें निर्देशन के प्रकार बताया है, तो उसमें जितने भी निर्देशन हैं सबसे सरल विधि कौन सी है, आपका देव निर्देशन प्रणाली है। ठीक, इसमें जटिल और गूढ़ सिद्धांतों का पालन नहीं करना पड़ता। इसमें ज़्यादा हार्ड सिद्धांत को हम नहीं फॉलो करते हैं, इसमें सभी नॉर्मल ही सिद्धांत होते हैं, सरल विधि के ये सिद्धांत होते हैं। ठीक, उसके बाद 4 आता है, इस विधि में क्या होता है बच्चों, इस विधि में निष्पक्षता का गुण मौजूद होता है और निर्देशन के चुनाव में किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, अतः इसमें पक्षपात आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। ठीक, जी हाँ बच्चों, कोई भी निर्देशन है अगर उसमें पक्षपात नहीं है तो वो निर्देशन सर्वप्रथम बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आपने पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो निर्देशन होते हैं उसमें पक्षपात कहीं ना कहीं हो ही जाता है। ठीक, 4 के बाद 5 आता है। 5 है, इस विधि में समग्र धन और श्रम की भी पर्याप्त बचत होती है। समग्र धन की बचत होती है, श्रम जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसकी भी बचत होती है, अतः यह विधि मित्यतापूर्ण होती है। यह विधि जो होती है मित्यतापूर्ण होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है 6 है, इस विधि में इकाइयों के चयन क्या करते हैं बच्चों, इस विधि में हम ये जो इकाइयाँ होती हैं उनके चयन में यदि किसी प्रकार की त्रुटियाँ आ जाती हैं या अशुद्धियाँ हो गई हों तो उसका पता लगाना सरल होता है। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए जानते हैं देव निर्देशन प्रणाली के दोष, जिसे हम अवगुण भी बोल सकते हैं।
हानियाँ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो देव निर्देशन प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। पहला आता है आपकी स्क्रीन पर, इस विधि में समग्र की सूची होना आवश्यक है, किंतु कई बार यह सूची उपलब्ध नहीं हो पाती है तथा तब क्या होता है, इस विधि द्वारा निर्देशन ग्रहण करना संभव नहीं होता है। ठीक, उसके बाद 2 आता है, यदि समग्र बहुत छोटा हो अथवा कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हो कि उनका निर्देशन में समावेश अनिवार्य हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देव निर्देशन उपयुक्त नहीं होता है। ठीक, थर्ड आता है, जब समग्र क्या होता है बच्चों, जब समग्र में बहुत अधिक विविधताएं हो और सजातीयता का अभाव हो, तब भी यह विधि उपयुक्त नहीं होती। विविधताएं मतलब समझ रहे हो, भिन्नता, एक दूसरे से भिन्न हो। ठीक, नंबर 4 है, जब समग्र का विस्तार बहुत अधिक हो और इकाइयाँ दूर दूर तक फैली हों, तब भी उनमें संपर्क करना कठिन होता है। इकाइयाँ वही तो मैंने अभी बताया ना, विविधता पाई जाए, एक दूसरे से भिन्न हो। ठीक, तो क्या होगा, कठिनाइयाँ होती हैं, जब संपर्क करना बहुत कठिन हो जाता है। उसके बाद 5 आता है आपका, देव निर्देशन में विकल्प की संभावना नहीं होती है, विकल्प के लिए इकाइयों का परिवर्तन करना होता है। अतः ऐसी स्थिति में देव निर्देशन जो अवैज्ञानिक और पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं, और इन कमियों अथवा दोषों के बावजूद जो बच्चों देव निर्देशन प्रणाली है उसके कुछ गुण हैं जिनके कारण इस विधि का बहुत ही अधिक उपयोग होता है। इस विधि का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इसीलिए सबसे पहले इसी विधि को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, इस संदर्भ में यह लून चाओ ने लिखा, किसने लिखा, यहाँ पे नोट कर लेना, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, लून चाओ ने लिखा कि देव निर्देशन निश्चित रूप से एक क्षम्य प्रणाली है। यदि समग्र विशाल हो, क्या हो, विशाल न हो, तो क्या होगा, ना हो तो, तथा यदि निर्देशन इकाइयों का चुनाव संबंधित रूप से सरल व कम खर्चीला हो, तो यह उन विशाल समग्रों के लिए व्यवहारिक प्रणाली है जिनके तत्वों का केंद्रीकरण एक छोटे क्षेत्र में ही हो। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका प्रश्न, मैंने बताया था ना शॉर्ट प्रश्न शामिल किया है, तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न आता है, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा। ये एक लॉन्ग प्रश्न बनाएंगे। ठीक, लॉन्ग प्रश्न में पढ़ाएंगे पूरा नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट में जान लीजिए। सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा क्या है, तो मोसरो के अनुसार इन्होंने कहा कि सामाजिक घटनाओं या समस्याओं के संबंध में जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित खोज या अन्वेषण को सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई सामाजिक घटना है, कोई भी घटनाएं हो रही हैं आपके सोशल में, तो उस सोशल जो वर्क टाइम आपका चलेगा, पीरियड चलेगा, उस समय आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उन घटनाओं को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उसकी मतलब कि उसकी छानबीन की जाए, तो नए नए तकनीक अपनाए जाते हैं, तो यही खोज कहलाती है। ठीक, मोसरो ने ऐसा कहा, याद कर लेना। ओके, फिर उसके बाद आता है बोगार्डस के अनुसार, बोगार्डस बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके होम साइंस में। ठीक, तो बोगार्डस ने कहा कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में निहित क्रियाशील प्रक्रियाओं का अन्वेषण ही क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान होता है। ठीक, सेकंड प्रश्न आता है, अनुसंधान समस्या को परिभाषित कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाउनसेट के अनुसार इन्होंने कहा कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें क्या होता है, समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है, और सामान्यतः समस्या का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक कि प्रस्तावित प्रश्न के समाधान हेतु कोई हल उपलब्ध नहीं हो जाता। और यहीं पर मैकगुइगन ने कहा, एक समाधान योग्य समस्या वह है जिसमें प्रश्न किया गया होता है, ठीक, जिसका व्यक्ति की सामान्य क्षमता के द्वारा उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। और कार्लिंगर के अनुसार इन्होंने कहा कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन या वाक्य है जिसमें यह पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है।
अर्थात आपको इन उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर अनुसंधान समस्या को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि समस्या समाधान योग्य समस्या ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें क्या होता है, समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है और इस कथन में यह पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है। चर के बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। ये तीनों परिभाषा याद कर लेना, परिकल्पना की परिभाषा, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा और अनुसंधान समस्या की परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, परिकल्पना की परिभाषा मैंने पढ़ाया हुआ है, परिकल्पना पे एक लॉन्ग वीडियो बना हुआ है जिसमें बहुत विस्तार से मैंने सिर्फ परिकल्पना के बारे में ही डिस्कस किया है। ठीक, परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के अनुमान पर आधारित कल्पनात्मक, तर्कपूर्ण, कार्यक्षम, प्रस्तावित और परीक्षण योग्य कथन है। ठीक, जो यह बताता है कि अनुमान पर अनुसंधानकर्ता द्वारा देखना चाहता है कि अर्थात समस्या कैसे हल हो सकती है या अन्वेषण आगे कैसे होता है। ठीक, अब मैं यहीं पर गुयन ने कहा कि गुयन के अनुसार परिकल्पना एक परीक्षण योग्य कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के शक्तिशाली संबंध में क्या होता है, संबंध में होता है। ठीक, परिकल्पना के प्रकार कितने हैं बच्चों? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अप्रायोगिक परिकल्पनाएं, यहाँ देख पा रहे हैं अप्रायोगिक, दूसरा है प्रायोगिक। और उसी अप्रायोगिक में तीन परिकल्पनाएं और जोड़ी जाती हैं जो हैं आपका साधारण स्तर पर परिकल्पनाएं, विषम स्तरीय परिकल्पनाएं, विशिष्ट स्तरीय परिकल्पनाएं। इसी नाम से ही जान लीजिए, साधारण मतलब नॉर्मल होना चाहिए, विषम मतलब कुछ हार्ड होना चाहिए, विशिष्ट मतलब बहुत ही हार्ड और बहुत ही लॉन्ग होना चाहिए। ठीक, उसके बाद प्रायोगिक परिकल्पनाएं, यह परिकल्पना दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है सार्वभौमिक परिकल्पनाएं, दूसरा होता है अस्तित्वपरक परिकल्पनाएं। आई होप आपने आज का सेशन बहुत अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।